अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर किस्म की इखलाकी सबक आमोज़ और लोक कहानियाँ मिलेंगी। साया चिमट जाए तो इंसान अपने आप में नहीं रहता, लेकिन अगर सर से वालदैन का साया उठ जाए तब भी तो इंसान कहीं का नहीं रहता। आफताब मेरा दोस्त था। हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो किसी दूर दराज गांव का रहने वाला था, जबकि मेरी आंख ही शहर की रंगीनियों में खुली थी। हमने तालीम मुकम्मल की तो आफताब ने मुझे एक कागज़ पर एक गांव का पता लिखकर दे दिया कि जब कभी फुर्सत हो तो ज़रूर आना। तब मोबाइल का दौर ना था, वरना तो मोबाइल फ़ोन के दौर में इतनी दूरियां कहाँ। हर कोई मोबाइल हाथ में लिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने जानने वालों से राब्ते में रह लेता है। मैंने वो पता संभाल कर रखा था। आजकल शदीद गर्मी के दिन थे और गांव के पुरसुकून माहौल की उम्मीद लिए ठंडी ठंडी छाँव में बैठने का ख्याल दिल में समाए मैं आफताब के गांव के लिए निकल पड़ा। अपनी बाइक पर सफ़र करता 1.5 घंटे में मैं वहां पहुंच गया। आफताब ने बहुत मोहब्बत से खुशामदीद कहा और इसके अम्मी अब्बू ने बहुत मोहब्बत दी। शाम के वक्त हम गांव के बाहर सैर के लिए गए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। गंदम की कटाई के बाद धान की फसल काश्त करने की तैयारियां हो रही थीं। अक्सर खेतों में पानी खड़ा कर दिया गया था। शाम के खाने के बाद हम लोग छत पर चारपाइयां बिछा के बातें करने लगे। कॉलेज टाइम की बातें करते और गांव के माहौल की बातें करते। कौन सा टाइम हो गया हमें पता ही न चला। हल्का हल्का नींद का तासुर आंखों में देखकर आफताब बोला, तुम सो जाओ, बाइक का सफ़र करके आए हो तो थकावट भी हो गई होगी। सुबह सैर पर जाएंगे तो बकिया बातें सुबह करेंगे। अभी हम लोग कमर सीधी करके लेटे ही थे कि एकदम चीखो पुकार की आवाज़ ने डरा ही दिया। मैंने आफताब की तरफ देखा तो बिल्कुल आराम से लेटा हुआ था, जबकि इसे मेरी तरह उछलकर बाहर देखना चाहिए था। वसीम, तुम सो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं। मगर आफताब, शोर कैसा है? मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। ये साथ वाले घर से आवाज़ आ रही है। उनकी 16 साला बेटी सीमा को साया है तो अक्सर इसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। साया? ये साया क्या होता है? अरे भाई, इसको कोई चुड़ैल या जिन चिमटा हुआ है। वो जब मर्जी तंग करने लग जाता है तो ये इसी तरह शोर करती है। मुझे तो अजीब तरह की खौफ महसूस हो रहा था और फिर शोर की वजह से नींद भी उड़ गई थी। फिर आफताब ने मेरी तबीयत का बोझलपन महसूस करते हुए मुझे नीचे बैठक में चलकर लेटने को कहा तो हम लोग नीचे आ गए। सुबह जल्दी आंख ना खुल सकी तो जब हम उठे तब ही आफताब ने कहा, आओ बाहर का चक्कर लगाकर आते हैं, तब तक अम्मी नाश्ता तैयार करती हैं। जब हम दोनों दोस्त बाहर निकले तो गांव में खूब चहल पहल थी। बहुत खुशगवार माहौल था। मुझे गांव का सुबह का मंजर बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। गांव के इस तरफ स्कूल था। बच्चे स्कूल में दाखिल हो रहे थे और मैं सोच रहा था कि ना जाने इनमें से कितने बच्चे होंगे जो यहाँ से आगे आला तालीम जारी रख सकेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मैंने देखा एक 10 साला बच्चा 3 अपने से छोटे बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर की जानिब जाने लगा। मैंने इसे आवाज़ दी तो वो निहायत फर्माबरदारी से मेरे करीब आ गया और बोला, जी अंकल। तो मैंने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? तो इसने फ़हद बताया। तो मैंने कहा, बेटा आप स्कूल नहीं पढ़ते? तो वो बोला, ताया अब्बू कहते हैं कि तुम अगर स्कूल चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा, और फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने में तो आना पड़ता है, और ताया अब्बू तो शहर काम पर जाते हैं तो घर पर ताई अकेली होती हैं, तो वो तो इन बच्चों को लेने नहीं आ सकती ना। इतनी बड़ी बातें करके वो बच्चा गांव की तरफ रवाना हो गया। मैंने आफताब से पूछा तो वो बोला, ये छोटा सा था जब इसके अम्मा अब्बा की हादसे में मौत हो गई। माँ बाप का साया सर से उठ जाने से
یہ تایا کے زیر اثر آ گیا اور انہوں نے اسے پڑھانا ضروری نہیں سمجھا۔ انہیں ایک بلا معاوضہ ملازم مل گیا ہے۔ یہ بچہ سارا دن اور رات گئے تک کام ہی میں لگا رہتا ہے۔ اس کی زندگی اپنے تایا اور تائی کی غلامی میں ہی گزرے گی۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون سا سایہ ہے جو اس بچے کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ ایک وہ سایہ تھا کہ وہ لڑکی سیمت چیخو پکار کرتی ہے، اور ایک یہ بچہ فہد ہے جس کی روح چیخو پکار کر رہی ہے کہ مجھے جینے دو، مگر یہ بچہ اپنے تایا کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ آنٹی نے بہت مزے کا ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ 7 گاؤں کی تازہ لسی تھی۔ میں نے خوب مزے سے ناشتہ کیا اور واپسی کی اجازت چاہی۔ آفتاب کا ارادہ آج بھی مجھے یہاں رکھنے کا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے واپسی کا قصد کیا۔ نکلتے نکلتے دن کے 11 بج گئے۔ دھوپ کی شدت میں تیزی ہو رہی تھی۔ میں نکل پڑا۔ آہستہ آہستہ چلتے میں گاؤں سے باہر نکلا تو مین روڈ سے پہلے ایک اور گاؤں آ گیا۔ وہاں پر سڑک کنارے ایک گہری چھاؤں والے درخت کے سائے میں نلکا لگا دیکھ کر پیاس محسوس ہوئی تو میں رک گیا۔ بائک چھاؤں میں کھڑی کی، نلکے سے ہاتھ منہ دھویا، ٹھنڈا پانی پیا اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ سایہ پرسکون سایہ تھا اس درخت کا۔ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، بادشاہ شیر شاہ سوری اور احمد شاہ ابدالی نے راستوں میں سرائے تعمیر کروائے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے کنویں کھدوائے تاکہ لوگ سفر میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں اور انہیں گرمی اور سردی سے بچنے کا سایہ مہیا ہو سکے۔ نہ جانے وہ سایہ کیسا سایہ تھا جو سیما کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کہ اسے کوئی سکون ہی نہیں لینے دیتا تھا۔ ایک سایہ وہ تھا جو فہد کے سر پہ نہ رہا تھا اور وہ اپنی زندگی جی سکے، اور ایک یہ سایہ جس کے سائے میں مجھے بہت سکون مل رہا تھا کہ میں اتنی شدید گرمی اور تپش میں بھی سکون محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً بڑوں کا سایہ اور والدین کا سر پر سایہ ہونا دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بچوں کے سر سے یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، ان کا چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ خدا ہم سب پر یہ سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔